पहले हम लोगों ने औरंगजेब के बारे में जाना, उसके बाद औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में जाना, उसके बाद क्या देखा, रिएक्शंस अगेंस्ट औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी, ये हमने देखा। और इसी में जो उसकी रिलीजियस पॉलिसी थी, इसके अगेंस्ट में हमने क्या देखा, जाट्स क्या हुए, इसके खिलाफ खड़े हुए। उसके बाद कौन आए, सतनामीज, ये भी क्या हुए, इसके खिलाफ खड़े हुए। उसके बाद कौन थे, बुंदेलाज, ये भी क्या हुए, इसके खिलाफ खड़े हुए, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी। उसके बाद कौन थे, सिख, ये भी क्या हुए, औरंगजेब या मुगल साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए। इसके बाद जब हमें राजपूतों के बारे में पढ़ना हुआ कि राजपूतों के ऊपर औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी का क्या असर पड़ा, तो हमने उसको किस टॉपिक में पढ़ा, औरंगजेब्स राजपूत पॉलिसी, ये हमने देखा, यही ना। पहले तो हमने ये देखा कि कौन लोग थे, तो और जब राजपूतों की बारी आई तो हमने देख, क्योंकि भाई हर किसी पर उसके रिलीजियस पॉलिसी का असर पड़ रहा था ना, और वो असर क्या था, एक निगेटिव असर था। तो हमने क्या देखा कि औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी, यानी कि औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी का राजपूतों पर क्या असर पड़ा, उसको हमने पढ़ा औरंगजेब राजपूत पॉलिसी के अंडर। इसमें हमने किसका किसका देखा, इसमें हमने देखा मारवाड़ का, पहले किसका देखा, मारवाड़ का, जिसमें अजीत सिंह वाला कांड हुआ, और दूसरा हमने देखा मेवाड़ का। और मेवाड़ में कौन कौन थे, तो राजा जय सिंह, अजीत सिंह और औरंगजेब का बेटा अकबर, ये सब कहाँ थे, मेवाड़ वाली कहानी में। और इसी मेवाड़ में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ उदयपुर, यहीं पर साइन हुई, ट्रीटी ऑफ उदयपुर इसी मेवाड़ वाले कांड में साइन हुई, जिसमें राजा जय सिंह क्या हुए, मनसब बन गए, और उदय और चित्तौड़ के किले को मतलब कंस्ट्रक्ट करने से मना कर दिया गया। तो यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने पूरी देख रखी है। तो देखा जाए तो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी हर एरिया में और हर कम्युनिटी, हर धर्म के लोगों को क्या कर रही है, कोई ना कोई तकलीफ दे रही है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर नहीं रुकी, इसके इसके रिलीजियस पॉलिसी के अगेंस्ट एक और लोग खड़े हुए, वो कौन थे, तो लिखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट विथ बुंदेलखंड। एक और दूसरे एरिया में भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और वो था बुंदेलखंड का एरिया। ठीक है ना। तो बुंदेलखंड की कहानी क्या है, वो भी यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। तो लिख लीजिए, बुंदेलखंड की कहानी को यहीं पर समझ लीजिए। तो बुंदेलखंड का थोड़ा सा हम लोगों ने देखा है, लेकिन पूरी कहानी अब समझते हैं। तो लिखिएगा, ये कहानी शुरू होती है फिर वही औरंगजेब के बेटे अकबर से। तो लिखिएगा, अकबर वॉज नॉट सक्सेसफुल on account of the guerrilla warfare tactics of the बुंदेला राजपूत। तो मेवाड़ वाले कांड में क्या हुआ था,
मेवाड़ वाले कांड में अकबर जो था वो भाग गया था। तो वो कहाँ भाग के गया था? बुंदेला राजपूत के पास। और वहां पर क्या था? तो बुंदेला राजपूत के साथ जब उसने वॉरफेयर किया तो क्या था? गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक। गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में क्या होता है? ये छुप कर वॉर करते हैं। जो प्लेट्यू या छोटे छोटे हिल्स होते हैं उनके पीछे ये इनके छोटे छोटी टुकड़ी में सैनिक छुपे हुए होते हैं, और वो कहीं से भी कभी भी अचानक में वॉर मतलब वॉर क्या कहते हैं, अटैक कर देते हैं, और कुछ लोगों को मारेंगे और मार के फिर किसी और दूसरी पहाड़ी के पीछे भागकर छुप जाएंगे। तो इसमें क्या होता है? सेना तितर बितर हो जाती है। जिस सेना के ऊपर वो अटैक करते हैं वो सेना क्या होती है? थोड़ी सी टुकड़ी उसको उस ढूंढने जाएगी। तब तक जैसे मान लीजिए कि ये एक हिल है, इस तरह से ढेर सारे, ठीक है, पहाड़ी एरिया है। अब मान लीजिए यहाँ से सेना की टुकड़ी जा रही है, तब तक यहाँ से 10-20 लोग इधर से आ गए, 50 लोग इधर से आ गए, अटैक किए। अटैक करने के बाद ये इधर भाग गए और ये इधर भाग गए या इधर भाग गए। तो अब क्या होगा? यहाँ से कुछ लोग इसके पीछे भागेंगे, कुछ लोग इसके पीछे भागेंगे। तो अब जो टोटल स्ट्रेंथ है सेना की क्या हो गई? कम हो गई। तब तक यहाँ से फिर 100 लोग इधर से आके अटैक कर देंगे, और ये वाली जो टुकड़ी इधर गई है उसके ऊपर यहाँ से आके अटैक कर देंगे। तो इस तरह से ये जो टुकड़े टुकड़े में अटैक होता है, इसी को गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। जो वॉर होता है, वॉर में एक होता है कि दोनों सेनाएं पूरी की पूरी अपनी शक्ति के साथ आमने सामने खड़ी हैं, और फुल उसमें क्या हो रहा है, सबको पता है किसके पास कितनी ताकत है, और वो वॉर कर रहे हैं या करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर में छुप कर वॉर होता है। इसमें आप समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाले के पास कितनी सेना है और कहाँ कितनी सेना है, क्योंकि 100 लोग यहाँ छुपे हैं तो 200 लोग यहाँ छुपे हैं, तो पता चल रहा है कि 50 लोग यहाँ छुपे हैं। ये टुकड़ी जब इधर निकल के आई 100 लोगों के, ये 50 ने अटैक किया, और इस वाले के बचे हुए यहाँ छुप के ये भी अटैक कर दिया। पता चला कि ये 100 के 100 को यहीं मार गिराया। तो ऐसे ये बहुत ही टैक्टिक्स के साथ गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ा जाता है। ठीक है, हुआ क्या? गुरिल्ला वॉरफेयर तो ठीक है, लेकिन औरंगजेब की सेना छोटी सेना तो थी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अकबर, यानी कि जो ये अकबर का मतलब कौन है? ये औरंगजेब का बेटा अकबर। उसको अभी कोई खास क्या होती है, सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो किसके खिलाफ था? वो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के खिलाफ था, और वो खुद को एम्परर बनाना चाहता था। अब क्या हुआ? तो बुंदेलखंड के जो राजा थे चंपत राय, अब ये नाम भी आपको याद रखना होगा। कौन? चंपत राय। अब देखिए, इसमें बहुत इंटरनल कहानी या जो पॉलिटिकल कहानी है उसमें नहीं घुसना है, क्योंकि वो आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपसे इन सब क्वेश्चंस पे, जब इन सब टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, या तो वो ट्रू एंड फॉल्स में बनेंगे या मैच द कॉलम में बनेंगे। तो अगर आपको वो नाम याद है तो किसके साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, बस वही आपको यहाँ पर याद रखना है। तो जैसे हमने देखा किसमें, अरे जाटों में तो गोकुल थे, रामपाल थे, चूड़ामन थे। सतनामीज में कोई नाम नहीं था, सतनामीज में पूरा ट्राइब ही था। ठीक है, इसके बाद बुंदेलाज में कौन लोग थे? तो बुंदेलाज में जब आप देखोगे तो आपको नाम याद आएगा, कौन किसका? वहाँ पर छत्रसाल का नाम याद आएगा। उसके आगे बढ़ोगे सिख, तो सिख में आपको नाम आएगा गुरु हरगोविंद सिंह, और फिर गुरु हर राय, और फिर गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के साथ। और जब आप औरंगजेब और राजपूतों को जोड़ोगे तो आपको नाम याद आएगा अजीत सिंह। अजीत सिंह के बाद दुर्गादास, उसके बाद आपको नाम याद आएगा जय सिंह। यही इंपॉर्टेंट नाम औरंगजेब और राजपूतों के बीच में आएगा। और जब आप बुंदेलाज में जोड़ोगे तो औरंगजेब और चंपत राय का नाम जुड़ेगा। तो ऐसे ही आपको ये बस नाम आपको याद रखने हैं।
अंदर की कहानी आपसे नहीं कोई पूछने जा रहा है, यहाँ ये बताया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको ताकि वो कहानी याद रहे। बाकी आपको ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पूछी जाएंगी, अगर प्री में पूछी जाएंगी तो सिर्फ नेम, मैच द कॉलम वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे मेंस में पूछा जाएगा तो मेंस के लिए तो कहानी आपको याद ही है कि ठीक है, औरंगजेब की राजपूतों के साथ क्या कहानी है, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी की क्या कहानी है, ये तो पूरा आपको कहानी याद है, तभी तो ये नाम भी याद आ रहा है ना। रटने को तो कोई कह नहीं रहा है, आपको क्या कहा जा रहा है, कहानी याद रखिए। कहानी याद रखेंगे तो आपको वो पूरा का पूरे नाम भी याद आएंगे। तो प्री और मेंस दोनों आपका क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो लिखिएगा, चंपत राय राजपूत रूलर ऑफ बुंदेलखंड come into conflict with औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, however he committed suicide to save himself from imprisonment। भाई बुंदेलखंड की सेना इतनी बड़ी थी नहीं, और औरंगजेब की सेना यानी मुगल सेना बहुत बड़ी थी, तो इनकी सेना नहीं टिक पाई। अंत में क्या हुआ, ये हुआ कि लगा कि चंपत राय हार जाएंगे तो इनको इम्प्रिजन्ड यानी कि वो क्या कहा जाता है, अरे बंदी बना लिया जाएगा। और बंदी बनाने वाली कहानी में सबको पता है कितना टॉर्चर करके औरंगजेब मारता था। या ये होगा कि भाई आप इस्लाम कबूल कर लो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, और नहीं इस्लाम कबूल करोगे तो आपको टॉर्चर करके हत्या कर दी जाएगी। तो चंपत राय को कहीं न कहीं इस बात का डर था कि इनको भी कहीं इस्लाम में कन्वर्ट न कराया जाए, या इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए टॉर्चर करके मजबूर न किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, जब देखा हार नज़दीक है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया। किसने, चंपत राय जी ने। तो अब चंपत राय के बाद कौन कमान संभालेगा, तो वो छत्रसाल। तो लिखिए, सन ऑफ चंपत राय, कौन, छत्रसाल won several victories against Mughals and able to set up an independent state in ईस्टर्न मालवा। तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़के छत्रसाल ने अपना एक छोटा सा इंडिपेंडेंट स्टेट बना ही लिया मालवा वाले रीजन में। और मालवा प्लेट्यू आपको बता ही रखा हूँ, इंडिया का मालवा प्लेट्यू कहाँ पर है, तो वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी का बॉर्डर का एरिया है मालवा। खास करके उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का एरिया ज़्यादा आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ही डाइड, ही मतलब यहाँ कौन, छत्रसाल, ही का मतलब यहाँ कौन है, छत्रसाल। ही डाइड इन
1731। अब देखिए औरंगजेब 1707 में यानी 1707 में मरा था और छत्रसाल 1731, यानी औरंगजेब के बाद भी इनका साम्राज्य कायम रहा। विथ कंप्लीट इफेसमेंट ऑफ द मुगल रूल इन बुंदेलखंड। तो अब मुगलों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी को झुका सके, ठीक है। तो हेल्ड एज, तो इनको क्या कहा गया, चैंपियन ऑफ मुगल रूल। इसके बाद हेल्ड एज यानी कि छत्रसाल को क्या कहा जाता है, छत्रसाल को कहा जाता है चैंपियन ऑफ द हिंदू फेथ, चैंपियन ऑफ द हिंदू फेथ एंड राजपूत ऑनर। छत्रसाल को इस तरह से हिंदुओं का चैंपियन और राजपूतों का गर्व माना जाता है छत्रसाल को। क्यों? क्योंकि छत्रसाल जो था वो क्या किए, वो औरंगजेब से एक अपना अलग साम्राज्य स्थापित करने में, एक छोटा सा ही सही लेकिन इंडिपेंडेंट साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हुए औरंगजेब के टाइम में ही। और उसके बाद फिर औरंगजेब के बाद तो मुगल सल्तनत ही वीक हो गई, तो फिर इसके बाद कोई भी मुगल राजा इनके सल्तनत को अपने में मिलाने में कामयाब नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये कहानी थी बुंदेलखंड की। अब हम लोग देखते हैं कि तो ये जितने भी हमने देखे यही थे औरंगजेब की पॉलिसी के अगेंस्ट रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस? जाटों के, बुंदेलाज के, सिख के, औरंगजेब मालवा यानी राजपूतों के, और ये बुंदेलखंड में छत्रसाल, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है इतने में किसकी, औरंगजेब के खिलाफ क्या हुए, जो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी थी उसके खिलाफ इन सभी ने क्या किया, छोटे और बड़े लेवल पर कुछ न कुछ ऐसा किया जिससे कि मुगल सल्तनत को नुकसान ही पहुंचा। थोड़ा सा यहाँ अगर आप कंपेयर करो तो आपको लगेगा कि एक अकबर की पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी से क्या हुआ, अकबर ने मुगल सल्तनत को मजबूत किया इन्हीं लोगों की मदद से, इन्हीं राजपूतों और जाटों और सबको आपस में जोड़कर उसने क्या किया, मुगल सल्तनत को मजबूत किया। और एक औरंगजेब था जिसकी ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी ने इन्हीं लोगों को इतना इनके क्या करें सेंटिमेंट्स को इतना नुकसान पहुंचाया कि यही लोग आज मुगल सल्तनत के खिलाफ खड़े हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इतना याद रखनी है। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक है कि औरंगजेब की पॉलिसी से या जो राजपूतों ने जो एक तरह से विद्रोह किया मुगल के खिलाफ, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, उसका क्या नतीजे हुए, वो 2-3 पॉइंट है यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको रब करते हैं और लिखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में, ठीक है। ठीक, तो अब लिखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ औरंगजेब से राजपूत पॉलिसी। ये वहीं पर लिखना था लेकिन चलिए अभी लिख लीजिए, ठीक है, कि राजपूत पॉलिसी की वजह से मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, या औरंगजेब को कितना नुकसान पहुंचा, या यूं कहे कि मुगल साम्राज्य को कितना नुकसान पहुंचा। और ये जो नुकसान था ये परमानेंट नुकसान था, इसकी भरपाई फिर नहीं हो पाई।
जो विश्वास और मुगल सल्तनत से लोगों का टूटा, वो विश्वास फिर कभी जुड़ ही नहीं पाया। ठीक है, तो लिखिएगा, राजपूत पॉलिसी प्रूव्ड वेरी डिजास्ट्रस फॉर औरंगजेब और द मुगल्स एज लॉयल राजपूत्स became enemy of मुगल्स। तो जो राजपूत कभी पूरी तरह से इनके क्या कहते हैं, मुगलों के लॉयल थे, अब वो राजपूत इनके दुश्मन है, इनमी या अगेंस्ट, क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए इनके, या इनके इनमी हो गए, दुश्मन की तरह हो गए। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने उनके ऊपर क्या किया, एक तरह से अपनी पॉलिसीज की वजह से उनको, उनकी जो मानसिकता थी या उनकी जो फॉलोइंग थी अपने धर्म को लेकर, उसको ठेस पहुंचाई। और सबसे बड़ी बात, उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करके उनको क्या किया, मजबूर किया, ठीक है, कि मेरी पॉलिसीज को तुम लोग अपनाओ। और ये चीज कहीं न कहीं राजपूतों को एक तरह से समझिए नागवार समझ गुजरी, क्योंकि अकबर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका था। अकबर इस चीज को समझ गया था कि मुझे अगर यहाँ पर लोगों, अपना साम्राज्य को बढ़ाना है, तो मुझे कभी भी यहाँ के लोगों के साथ एक दुश्मन की तरह नहीं, दोस्त की तरह उनके साथ मिलकर, उनकी चीज़ों को समझकर और एक कोहेसिव रिलेशन इस्टेब्लिश करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पावरफुली हम इन लोगों को नहीं जीत सकते। और यही चीज़ अकबर को समझ में आ गई। तो पहले उसने लोगों को फ्रेंड किया, उन्हीं राजपूतों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेज किए, और जब जो लोग नहीं झुके उनको देखिए बाई फोर्स भी झुकाने का उसने काम किया। तो उसने दोनों तरह से गेम खेला, और औरंगजेब ने सिर्फ और सिर्फ फोर्स का यूज किया, और उसका नतीजा यह निकला कि यही राजपूत जो कभी इनके लॉयल हुआ करते थे, आज वो इनके अगेंस्ट खड़े हो गए। नेक्स्ट लिखिएगा, वेस्टेड several years in conflict with Rajputs and lost his own famous generals also। तो एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो आप ये देखोगे कि मुगल्स ने जितने भी वॉर जीते, मैक्सिमम उसमें क्या थे, इनके जो जनरल्स हुआ करते थे या वॉर कमांडर थे, वो कौन थे, या तो मान सिंह थे या टोडरमल थे। यानी कि सब के सब क्या थे, मैक्सिमम राजपूत कमांडरों के दम पर ही इन्होंने एरिया जीते। आप अकबर को उठाकर देख लो, आप जहांगीर का टाइम उठा लो, आप शाहजहां का टाइम उठा लो, हर जगह क्या था, मैक्सिमम वॉर राजपूतों ने ही जीते हैं मुगलों के लिए। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि एक तरफ राजपूत प्लस मुगलों की सेना, और एक तरफ राजपूत अकेले। अब यहाँ जब वॉर होगा तो कुछ न कुछ राजपूत जनरल्स इसके भी मारे जाएंगे और कुछ इसके भी मारे जाएंगे। तो मुगल्स आर्मी भी वीक होगी और राजपूत आर्मी भी वीक होगी।
तो राजपूत तो अपने लिए क्या कर रहे हैं, राजपूत तो अपने धर्म के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। और औरंगजेब की मुगल सेना इन्हीं राजपूत जनरल्स के दम पर लड़ रही है। तो अंत में क्या होगा, इनके जनरल्स कम होते चले जाएंगे, तो इनकी सेना के इम्पोर्टेंट जनरल्स खत्म होते जाएंगे, और कुछ जनरल जो राजपूत थे वो लड़ने से भी मना कर देंगे, वो इनके लिए खड़े भी नहीं होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इनकी पूरी की पूरी मुगल आर्मी एक तरह से क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जिन जनरल्स के दम पर ये लड़ रहे हैं वही जनरल्स क्या हो जाएंगे, इनके खिलाफ हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, he failed to subdue he failed to subdue Durga Das of Marwar and had to enter into treaty with Mewar also Chhatrasal of Bundelkhand defied the Mughals। तो इस तरह से क्या हुआ, एक तो आप दुर्गादास को भी नहीं हरा पाए, दूसरा आपको मेवाड़ के साथ ट्रीटी साइन करनी पड़ी, और तीसरा छत्रसाल ने क्या किया, मुगल्स को ही हराकर एक इंडिपेंडेंट बुंदेलखंड बना लिया, मालवा के रीजन और बुंदेलखंड के रीजन में। तो ये सब क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि एक राजपूत जो आपके लिए हमेशा लड़ने को तैयार थे, वो राजपूत अब आपसे अलग हो रहे हैं, और जब अलग हो रहे हैं तो आपकी पावर खत्म हो रही है, और जब आपकी पावर खत्म हो रही है और इस तरह से आप हार रहे हो, इससे यानी कि आपकी प्रेस्टीज भी खत्म हो रही है। तो क्या हुआ, प्रेस्टीज ऑफ द मुगल्स एम्पायर सफर्ड, यानी कि आपकी क्या हुई, प्रेस्टीज दांव पर लग गई, आपकी प्रेस्टीज कम हो गई। तो जब एक कोई बड़ी पावर भी अब आपके खिलाफ खड़ी है, तो बाकी छोटी छोटी पावर्स भी आपके खिलाफ खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, और उसका नतीजा था जाट का, उसका नतीजा था सतनामी, उसका नतीजा था बाकी और छोटे छोटे रिवेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू constant conflicts Aurangzeb could not provide good administration। तो जब कोई राज्य हमेशा युद्ध में रहता है तो फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाता है, क्योंकि राजा का दिमाग हर वक्त युद्ध में रहता है, और जब राजा का दिमाग युद्ध में रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क क्या होगा, या तो कुछ खास नोबल्स के हाथ में आ जाएगा, या फिर उस पर वो ध्यान नहीं देगा, जो चल रहा है उसको चलते रहो। तो उससे क्या होगा, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन का सुधार नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा, बहुत से आपकी जो पॉलिसीज हैं वो चरमरा जाएंगी, आपके बहुत से अपलिफ्टमेंट या वेलफेयर के काम खराब हो जाएंगे। साथ में आप युद्ध में रहोगे तो आपका बहुत सा धन इन वॉर्स में ख़त्म होगा, तो वेलफेयर के काम भी आपके रुक जाएंगे, डेवलपमेंट के काम आपके रुक जाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी प्रजा भी फिर अब आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, आपकी प्रजा भी आपसे खुश नहीं रहेगी। और किसी भी साम्राज्य को अगर अस्थाई चलना है तो उसको क्या चाहिए, शांति चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और वो शांति, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी औरंगजेब नहीं दे पा रहा था।
इसकी वजह से क्या हो गई, इसकी जनता भी इसके खिलाफ खड़ी हो गई। जनता भी औरंगजेब से खुश नहीं थी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ही चरमरा गया। और जो नोबेल्स थे, अब वो नोबेल्स अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहे थे, और जब वो अपने हिसाब से चलाएंगे तो क्या करेंगे, वो अपना प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा रहते थे और साम्राज्य के प्रॉफिट में उनका ध्यान कम था। तो टैक्स की कलेक्शन कम हो जाएगा, करप्शन बढ़ जाएगा, एनार्की बढ़ जाएगी, क्राइम बढ़ जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें मुगल साम्राज्य में अब स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट लिखिए, ड्यू टू फॉल्टी पॉलिसी ऑफ औरंगजेब towards the Rajputs was one of the major cause of the disintegration of the मुगल एम्पायर। तो पूरी तरह से इसकी फॉल्टी रिलीजियस पॉलिसी का नतीजा क्या हुआ कि अंत में इसके सभी लोग इससे अपोजिट में, यानी कि इसके अपोजिशन में खड़े हो गए, और अंत में क्या हुआ, मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि लगभग समाप्त सा हो गया। अब कोई भी मुगल एम्पायर के साथ खड़े होने को तैयार नहीं था, और हर कोई क्या कर रहा था, मुगल एम्पायर का विरोध कर रहा था, और मुगल एम्पायर की भी ताकत खत्म होती चली गई, पैसा धन सब कुछ खत्म होता चला गया। तो मुगल एम्पायर जो इतना बड़ा साम्राज्य था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब को लेकर एक जो साम्राज्य था, वो साम्राज्य अब इस तरह से बिखर जाएगा कि उसके हाथ में दिल्ली भी रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये शुरुआत कहाँ से होती है, औरंगजेब की ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी और औरंगजेब की फॉल्टी पॉलिसीज का ये नतीजा होता है कि पूरी तरह से मुगल अंपायर को ये बिखेर कर रख देता है, या यूं कहिए कि बिखरना शुरू हो जाता है। इसके हिसाब से तो अच्छा कर रहा है, औरंगजेब के हिसाब से तो क्या था कि वो अच्छा कर रहा है, वो अपनी पॉलिसीज के दम पर लोगों को अपने लिए झुका रहा है, लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग झुक कम रहे हैं और औरंगजेब यानी कि मुगल अंपायर का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, लोग मुगल अंपायर के खिलाफ होते चले जा रहे हैं। अब सोचिए, जो राजपूत इनके लिए खास हुआ करते थे, वो राजपूत आज क्या हैं, इनके दुश्मन बन के खड़े हैं। क्या है, इनके दुश्मन बन के खड़े हैं। और उन्हीं राजपूत के जनरल्स जिनके दम पर ये जीता करते थे, वही जनरल्स अब या तो इनके खिलाफ है, या फिर वो युद्ध में अपने ही लोगों के साथ युद्ध में मारे जा रहे हैं। तो पूरी की पूरी एक तरह से आपने क्या कर दी, अपनी ऑर्थोडॉक्स गलत पॉलिसी की वजह से, और एक ही थी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी, उसी की वजह से आपने पूरे के पूरे सल्तनत को तबाह करने के कगार पर खड़ा कर दिया। किसने, औरंगजेब ने। तो ये थे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज औरंगजेब के। तो ये तो हमने देखा नॉर्थ इंडिया में। अभी ये जितनी घटनाएं हमने देखी, ये हमने देखी विंध्या रेंज के नॉर्थ में। ठीक है, हमें पता है ज्योग्राफी के थ्रू कि विंध्या रेंज क्या है, वो डिवाइडिंग रेंज है। विंध्या रेंज डिवाइडिंग रेंज है कि इसके इधर का हिस्सा नॉर्थ और उसके उधर का हिस्सा साउथ, ऐसा हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखो भी तो आपको ऐसा लगेगा भी। विंध्या रेंज वो डिवीजन है कि वही डिसाइड कर दी है बाउंड्री की, इधर ये नॉर्थ है, उधर का ये साउथ, या जिसको हम लोग डेक्कन के नाम से जानते हैं। पूरी साउथ नहीं जानते, क्या नाम जानते हैं, डेक्कन। क्या समझते हैं, डेक्कन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेक्कन के बारे में
कि औरंगजेब नॉर्थ इंडिया में तो इस तरह से उलझकर पूरी तरह से उसने चीज़ों को खराब कर दिया था, लेकिन डेक्कन में उसकी क्या पॉलिसी चल रही थी, क्योंकि डेक्कन भी क्या था, औरंगजेब यानी कि मुगल सल्तनत के कंट्रोल में था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में तो पूरी तरह से उसकी धार्मिक पॉलिसी ने, उसकी रिलीजियस पॉलिसी ने मुगल अंपायर को डिक्लाइन पर खड़ा कर दिया। अब हम लोग देखेंगे औरंगजेब की डेक्कन में क्या पॉलिसी चल रही थी, यानी कि साउथ ऑफ द विंध्या रेंज, यानी कि डेक्कन। डेक्कन में क्या आएगा, वही महाराष्ट्र का रीजन और कुछ मध्य प्रदेश, कुछ तेलंगाना, कर्नाटका, कुछ छत्तीसगढ़, ये सब रीजन को मिलाकर डेक्कन का रीजन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर औरंगजेब की क्या पॉलिसीज चल रही थी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी की तरफ। तो ये रब कर दिया जाए।